अच्छा, कोर्स हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का है और लेक्चर नंबर 8 है आज। इस लेक्चर में से हम जस्ट कोर्स को रिवाइज करते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, सो जस्ट कोर्स को रिवाइज करते हैं कि मिड टर्म के कोर्स में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं और हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें स्टडी आउट की हैं। तो फर्स्ट हम लेते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं अपने वीक फर्स्ट में। सो इन द फर्स्ट वीक हमने स्टडी आउट किया था व्हाट इज़ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बेसिकली हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या चीज़ होती है। ये हमारे पास डील विद द स्टडी ऑफ पावर कन्वर्जन। जब भी हम एक पावर को कन्वर्ट करते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, और वो पावर कन्वर्जन हमारे पास होती है थ्रू सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, तो इस टाइप ऑफ स्टडी को हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास डिफरेंस क्या है बिटवीन द इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, वो हमने डिफरेंस वो स्टडी आउट की थी। सो हमारे पास जो पावर होती है वो नॉर्मली टू टाइप्स की होती है। एक हमारे पास एसी पावर है, एक हमारे पास डीसी पावर है। तो हम एसी पावर को या डीसी पावर को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अनदर एसी और डीसी पावर। तो हमारे पास फोर टाइप्स ऑफ कन्वर्जन पॉसिबल होते हैं। एक को हम कहते हैं एसी टू एसी कन्वर्जन, एक को हम कहते हैं एसी टू डीसी कन्वर्जन, फिर हमारे पास डीसी टू एसी कन्वर्जन और डीसी टू डीसी कन्वर्जन। सो ये हमारे पास क्या हो जाती है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर कन्वर्जन हो जाती है। सो एसी टू डीसी कन्वर्जन को हम रेक्टिफायर कहते हैं, डीसी टू एसी को हम इन्वर्टर कहते हैं, एसी टू एसी कन्वर्जन को हम साइक्लो कन्वर्टर कहते हैं, और डीसी टू डीसी को हम कन्वर्टर या चॉपर्स कहते हैं। फिर हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की हिस्ट्री थी कि स्टार्ट में हमारे पास इनिशियली डाइवोर्स फॉर्म हो गए थे इन द 1880s, और फिर सिलिकॉन जर्मेनियम के डाइवोर्स थे, फिर हमारे पास सिलिकॉन के डाइवोर्स आ गए लेटर ऑन। फिर हमारे पास थायरिस्टर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई, उसमें से कंट्रोल का फंक्शन आ गया। फिर पावर ट्रांजिस्टर, पावर मॉसफेट, IBJTs, ये तमाम चीज़ें हमारे पास स्टेप बाय स्टेप जो थी वो मार्केट में आती गई, और उसकी एप्लीकेशन जो थी वो हमारे पास इम्प्लीमेंट होते गए इन द डेली लाइफ। फिर हमारे पास एप्लीकेशन की हम बात करते हैं, तो हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को हम स्मॉल चीज़ से उठा के, थोड़ी सी स्मॉलेस्ट चीज़ से उठा के अप टू द स्पेस शिप्स वगैरह तक हर जगह पर हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल होती है। मोबाइल फ़ोन के चार्जर से लेके जितने हमारे पास स्पेस शटल्स वगैरह है, वहाँ तक हर जगह पर हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल होती है। हमारे हाउस होल्ड जितने इक्विपमेंट्स है उसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का रोल है। सब मैरीन में से देख ले, मेडिकल इक्विपमेंट में से देख ले, जो एरोप्लेन्स है, हमारे पास जो मेरीन्स है, जो स्पेस शटल्स हमारे पास है, हर जगह पर हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल होती है। इसकी मिसाल हम इस तरह ले सकते हैं कि एक इंसान की जिस्म है, और उस जिस्म में से जो रोल मसल्स का है वही आजकल की दुनिया में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का है। विदाउट द मसल बॉडी मूव नहीं कर सकती, विदाउट द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो दुनिया जो है वो आगे मूव नहीं कर सकती। तो हर जगह पर हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल होती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसकी वजह से, और हम क्यों इसको इस्तेमाल करते हैं, हम इसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं हर जगह पर कि इसकी दो प्लस पॉइंट है। एक हमारे पास ये है कि हमें ये हाई एफिशिएंसी प्रोवाइड करती है। जब भी हम पावर कन्वर्जन इसके थ्रू करते हैं तो इसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है। दूसरे हमारे पास पावर डेंसिटी की, इसकी जो पावर डेंसिटी होती है वो हमारे पास ज़्यादा होती है। मीन कि हम जो भी चीज़ डिज़ाइन कर ले उसकी साइज़ हमारे पास बहुत कम होती है और उसकी एफिशिएंसी हमारे पास अच्छी होती है। सो ड्यू टू दीज टू क्वांटिटीज हम क्या करते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रेफर करते हैं, और इसलिए हम इसको हर जगह पर इस्तेमाल करते हैं। सो इन द वीक टू हमने पावर डायोड्स की बात की। सो नॉर्मली हमारे पास कुछ जनरल डायोड्स होते हैं, कुछ पावर डायोड्स होते हैं। पावर डायोड हमारे पास वो डायोड्स है जो हम पावर पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल वो थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट्स को विथस्टैंड करती है, 100 ऑफ एम्पीयर करंट उससे पास होगी। तो ऐसी एप्लीकेशन के लिए जो डायोड इस्तेमाल होते हैं हम उसको पावर डायोड्स कहते हैं। फिर हमारे पास पावर डायोड के डिफरेंट टाइप्स थे। कुछ हमारे पास जनरल पर्पस डायोड थे, कुछ हमारे पास फास्ट रिकवरी डायोड थे, अल्ट्रा फास्ट रिकवरी डायोड थे। सो इनकी जो कैटेगरी हमारे पास होती थी, ये हमारे पास बेस्ट करते थे हमारे पास डायोड के ऑन और ऑफ स्टेट पे, कि जब भी हम डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं, कैरियर्स कंबाइन हो जाते हैं डिप्लीशन लेयर पर, जिसकी वजह से हमारे पास करंट फ्लो करती है। और जब भी हम इसको रिवर्स बायस करते हैं तो हमारे पास वो कैरियर्स दोबारा रिमूव हो जाते हैं और हमारे पास क्या हो जाती है, डायोड ऑफ हो जाती है। सो जितना जल्दी कैरियर्स कंबाइन होंगे, जितना जल्दी कैरियर्स दोबारा से रिमूव होंगे, उतना वो डायोड फास्ट होगा।
फॉर एग्जाम्पल एक डायोड को हम इस्तेमाल कर रहे हैं 100 किलो हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के लिए, मीन आपके पास वो 1 सेकंड में इतने टाइम के लिए वो ऑन ऑफ होता जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा क्विक फास्ट टाइम है, तो इतना जल्दी अगर वो ऑन ऑफ होगा तो उसके लिए वो डायोड भी इस तरह होना चाहिए कि वो क्विकली ऑन ऑफ कर ले, क्विकली क्या हो जाए, कैरियर्स कंबाइन हो जाए, क्विकली जो है वो कैरियर्स रिमूव हो जाए। पावर डायोड्स को नॉर्मली हम दो किस्म की बायसिंग करते हैं, एक को हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं, एक को हम रिवर्स बायस कहते हैं। जब भी हम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो वो कंडक्ट करती है, जब भी हम रिवर्स बायस करते हैं तो वो हमारे पास क्या करती है, वोल्टेज को ब्लॉक करती है। और इनको हम उन एप्लीकेशन में इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हमें यूनि डायरेक्शन आउटपुट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास AC इनपुट है, लेकिन हमारी जो आउटपुट है वो या पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो अगर हम अपने इनपुट को इस फॉर्म में से कन्वर्ट करना चाहते हैं, इस टाइप ऑफ आउटपुट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम डायोड्स को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, दूसरा हमारे पास है थायरिस्टर, हमने स्टडी आउट की। थायरिस्टर हमारे पास ये भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। डायोड हमारे पास 2 लेयर डिवाइस है और अनकंट्रोल्ड डिवाइस है, जबकि थायरिस्टर हमारे पास 4 लेयर डिवाइस है विद 3 टर्मिनल एनोड, कैथोड एंड गेट, और प्लस ये हमारे पास कंट्रोल डिवाइस है। इसको हम कंट्रोल करते हैं फ्रॉम द गेट। गेट पर हम पल्स देंगे, गेट पर पल्स देंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ऑन होता जाएगा। और गेट से पल्स फिर हम इसको ऑफ भी कर सकते हैं अगर हम करंट को बिलो एक ख़ास वैल्यू ले आए। और इसके कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास इस तरह थे कि हमारे पास फॉरवर्ड में कंडक्ट करती है, और रिवर्स में से अगर हम वोल्टेज ज़्यादा कर ले तो ये हमारे पास क्या करती है, उसको विद वोल्टेज को ब्लॉक करती है। अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये हमारे पास ब्रेकडाउन रीजन में चली जाती है। फिर हमारे पास गेटिंग रिक्वायरमेंट थे। थायरिस्टर के 3 टर्मिनल है, एनोड, कैथोड और गेट। एनोड कैथोड को हम वोल्टेज दे सकते हैं, हाई वोल्टेज मीन थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट दे सकते हैं, बट गेट को हम हाई वोल्टेज नहीं दे सकते। गेट से हम कंट्रोल पर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। गेट को हम एक खास लिमिटेड वोल्टेज देते हैं, जो हमारे पास 10 to 12 वोल्ट होती है या 1 to 2 एम्पेयर करंट होती है। अगर हम गेट को सेफली ऑपरेट करना चाहते हैं, अगर हमारे पास गेट डैमेज हो जाती है तो थायरिस्टर हमारे पास क्या होगी, थायरिस्टर हमारे पास वो वर्किंग नहीं करेगा। अगर गेट को हम सेफली ऑपरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस गेट को हमें एक खास एरिया, एक खास रीजन में से ऑपरेट करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं सर्टन रीजन ऑफ फायरिंग एंगल, जिसमें हमारे पास कुछ लिमिटेशन होती है। क्या हमारे पास टेम्परेचर की लिमिटेशन थी, रेजिस्टेंस की लिमिटेशन थी, हमारे पास पावर की लिमिटेशन थी, करंट की लिमिटेशन थी और गेट वोल्टेज की लिमिटेशन थी। अगर हम उन लिमिटेशन को वायलेट करेंगे तो हमारे पास थायरिस्टर की गेट डैमेज होगी, और अगर हम उनको वायलेट नहीं करेंगे तो हमारे पास जो थायरिस्टर की गेट है वो सेफली ऑपरेट होगी और वो हमारे पास प्रॉपरली वर्किंग करेगा। अच्छा, 3 नंबर में हमने फायरिंग सर्किट्स जो थी वो स्टार्ट कर ली कि हम थायरिस्टर को अगर ऑन करना चाहें तो उसके लिए हमें एक फायरिंग सर्किट रिक्वायर्ड होती है। फायरिंग सर्किट से मुराद ये होता है कि वो सर्किट हमें जस्ट क्या कर ले, कुछ आउटपुट पर इस तरह की पल्स दे दे जिसकी वजह से हमारे पास वो थायरिस्टर ऑन हो जाए। थायरिस्टर को ऑन करने के लिए हमारे पास मसला ये होता है कि थायरिस्टर को हम फायरिंग पल्स के थ्रू ऑन कर सकते हैं। अगर गेट पर हम फायरिंग पल्स दे दें तो थायरिस्टर हमारे पास ऑन हो जाती है। तो इसका दूसरा पॉइंट हमारे पास ये होता है कि जब हम इसको एक मरतबा ऑन कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा, उसके बाद हमारे पास थायरिस्टर ऑन स्टेट में रहती है, वो ऑफ नहीं होती। और ऑफ वो हमारे पास तब होगी जब भी हमारे पास एनोड करंट को बिलो एक खास वैल्यू लाएंगे। हमारे पास 2 करंट्स होते हैं, एक को हम लैचिंग करंट कहते हैं, एक को हम होल्डिंग करंट कहते हैं। लैचिंग करंट वो करंट होती है जिस करंट से अगर हम अबव चले जाए तो थायरिस्टर हमारे पास ऑन हो जाती है, और होल्डिंग करंट हमारे पास वो होती है जिससे अगर हम बिलो आ जाए तो थायरिस्टर हमारे पास क्या हो जाती है, वो ऑफ हो जाती है। एक मरतबा हम थायरिस्टर को गेट पल्स के थ्रू ऑन कर ले तो गेट का रोल खत्म हो जाता है। उसके बाद अगर हम गेट पल्स रिमूव भी करें तो वो हमारे पास ऑन स्टेट में से रहती है। अब थायरिस्टर को ऑन करने के लिए हमें फायरिंग सर्किट्स रिक्वायर्ड है। हमने 3 किस्म के फायरिंग सर्किट्स पढ़ ली। एक वो फायरिंग सर्किट था जिसमें हमारे पास डायोड लगा था, दूसरा हमारे पास वो फायरिंग सर्किट था जिसमें हमारे पास ट्रांजिस्टर लगा था, और थर्ड फायरिंग सर्किट जिसमें हमारे पास यूजेटी लगा था। कोई भी फायरिंग सर्किट हो उसमें से हम कुछ खास रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं। एक हमारे पास ये रिक्वायरमेंट होती है कि वो फायरिंग सर्किट हमें पल्सेस प्रोवाइड कर ले, मीन कि हमारे पास एक फायरिंग पल्स की शेप इस तरह होती है कि वो हमारे पास शॉर्ट टाइम में पीक वैल्यू तक पहुंच जाए, फिर उसकी हमारे पास एक पल्स वेट होती है, और फिर अगर हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो वो शॉर्ट टाइम में दोबारा से ख़त्म हो जाए। सो उसकी वो फायरिंग सर्किट हमारे पास उस किस्म की पल्स जनरेट कर ली। दूसरी हमारे पास ये रिक्वायरमेंट थी कि वेरिएबल डिले,
हम कहते हैं कि थायरिस्टर के थ्रू हम आउटपुट को कंट्रोल करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी आउटपुट 30 डिग्री से स्टार्ट हो जाए, 40 डिग्री से स्टार्ट हो जाए, 50 डिग्री से स्टार्ट हो जाए, तो हमारी फायरिंग सर्किट में ऐसी रिक्वायरमेंट या ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसकी चेंज करने से हमारे पास आउटपुट चेंज हो जाती है। तो अगर हम तीनों फायरिंग सर्किट को देख ले तो उसमें हमारे पास वेरिएबल रजिस्टर था, उसकी वैल्यू को चेंज करने से हमारे पास जो आउटपुट थी वो हमारे पास चेंज हो जाती है। थर्ड वन इज सक्सेशन ऑफ पल्सेस। कि फायर सर्किट हमें सक्सेशन ऑफ पल्सेस प्रोवाइड के लिए बाद एप्लीकेशन में हमें सक्सेशन ऑफ पल्सेस चाहिए, एक पल्स के बाद दूसरी पल्स, कंटिन्यूस ट्रेन ऑफ पल्सेस चाहिए। सो उन एप्लीकेशन के लिए हमें वो ट्रेन ऑफ पल्सेस रिक्वायर्ड होती है। तो हमारी फायरिंग सर्किट में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो सक्सेशन ऑफ पल्सेस प्रोवाइड कर ले। फिर हमने ट्रांसफार्मर आइसोलेशन की बात की। बाद औकात हमारे पास 2-3 थायरिस्टर एट अ टाइम कनेक्टेड होते हैं, हर एक को सेपरेट वोल्टेज चाहिए होता है, उनकी वोल्टेज रेटिंग डिफरेंट होती है। सो अगर हम ट्रांसफार्मर आइसोलेशन कर ले तो दोनों थायरिस्टर एक दूसरे से आइसोलेट भी हो जाते हैं और दोनों जो है वो सेफली काम भी करते हैं, एक दूसरे को डैमेज नहीं करते, ना ही एक वोल्टेज उसको डैमेज करती है। सो बाद औक़ात हमें ट्रांसफार्मर आइसोलेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। और लास्ट वन जो थी वो हमारे पास थी नो रिवर्स गेट करंट। मीन्स कि अगर हम फायरिंग सर्किट अगर हमें रिवर्स गेट करंट प्रोवाइड करती है तो उसकी वजह से हमारे पास थायरिस्टर की गेट पर एक्सेसिव लॉसेस प्रोड्यूस होते हैं। सो उसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास जो फायरिंग सर्किट होती है वो वो क्या होगी, वो हमारे पास इस तरह होनी चाहिए कि वो हमारे पास नेगेटिव गेट पल्स ना दें, कोई भी नेगेटिव फायरिंग पल्स ना दे, जस्ट पॉजिटिव फायरिंग पल्स हमें वो प्रोवाइड कर ले। फिर ये थी कि हमारे पास जो फायरिंग सर्किट्स थी, हमारे पास जो फायरिंग पल्स है, अब फायरिंग पल्स किस तरह होनी चाहिए। हमारे पास फायरिंग पल्स इस तरह होनी चाहिए कि हमारे पास वो क्या कर ले, हमारे पास वो उसकी वेट इतनी एटलीस्ट होनी चाहिए कि हमारे पास जो थायरिस्टर है वो लेचिंग करंट तक पहुंच जाए। हमारे पास फायरिंग सर्किट पल्स प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन उसकी वेट कम है और उस वजह से हमारे पास थायरिस्टर ऑन नहीं होती। तो ऐसी फायरिंग पल्स का हमें फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो फायरिंग पल्स की एटलीस्ट विड्थ इतनी होनी चाहिए कि वो क्या कर ले, वो थायरिस्टर जो है वो लेचिंग करंट तक पहुंच जाए और वो ऑन हो जाए। उसके बाद अगर वो ख़त्म हो जाए तो वेल एंड गुड। तो हमारे पास टिपिकल फायरिंग पल्स जो है वो हमारे पास इस शेप में से होनी चाहिए। अच्छा, फिर हमारे पास वीक 4 था। सो व्हाट हमने वीक 4 में क्या पढ़ा? वीक 4 में हमने पढ़ लिया था जीटीओ, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। ये भी हमारे पास थायरिस्टर की फैमिली में से है। थायरिस्टर में हमारे पास ये था कि हम ऑन कर सकते हैं लेकिन ऑफ नहीं कर सकते थ्रू द गेट। लेकिन जीटीओ में हमारे पास ये फ़ायदा था कि हम जीटीओ हमारे पास एक ऐसा थायरिस्टर है जिसको हम फायरिंग पल्स के थ्रू ऑन भी कर सकते हैं और फायरिंग पल्स के थ्रू ऑफ भी कर सकते हैं। हम इसको पॉजिटिव फायरिंग पल्स के थ्रू ऑन करते हैं और नेगेटिव फायरिंग पल्स के थ्रू क्या करते हैं, इसको ऑफ करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम जो थायरिस्टर की फायरिंग सर्किट है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज उसके थ्रू तो हम इसको ऑन कर लेंगे लेकिन हम इसको ऑफ नहीं कर सकते। तो अगर हम इसको ऑन करना चाहते हैं इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक और फायरिंग सर्किट चाहिए जिसके थ्रू हम इसको ऑन भी कर ले और इसको ऑफ भी कर ले। तो इसमें से हमने फिर एक फायरिंग सर्किट पढ़ी थी जिसमें हमारे पास 2 ट्रांजिस्टर लगे थे। इन द फर्स्ट साइकिल एक ट्रांजिस्टर काम करती है, इन द सेकंड साइकिल दूसरी ट्रांजिस्टर काम करती है। फर्स्ट साइकिल में हमारे पास जो ट्रांजिस्टर थी वो पॉजिटिव गेट करंट प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से वो ऑन हो जाती है और नेक्स्ट साइकिल में हमारे पास फिर नेगेटिव गेट करंट हाई नेगेटिव गेट करंट हो जाती है जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाती है, वो हमारे पास ऑफ हो जाती है। फिर हमने पावर ट्रांजिस्टर पढ़ा। पावर ट्रांजिस्टर हमारे पास 2 टाइप्स के थे, एनपीएन ट्रांजिस्टर था, पीएनपी ट्रांजिस्टर था। और दोनों की हमारे पास पावर ट्रांजिस्टर जो थी वो हम पावर एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमारे पास 3 टर्मिनल थे, बेस, एमिटर एंड कलेक्टर। इसको हम कंट्रोल करते हैं फ्रॉम द बेस। इसके हमने फिर कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे। थायरिस्टर को हम नॉर्मली 3 रीजन में से ऑपरेट करते हैं। एक को हम कहते हैं एक्टिव रीजन, एक को हम कहते हैं सैचुरेशन रीजन, एक को हम कहते हैं कट ऑफ रीजन। अगर हम इसको एज ए वेरिएबल रजिस्टर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, इन द एक्टिव रीजन का जो है वो ऑपरेट करते हैं। और अगर इसको हम एज ए स्विच इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें फिर इसको कट ऑफ रीजन और सिचुएशन रीजन में ऑपरेट करना पड़ेगा। पावर ट्रांजिस्टर की सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इसको हम हाई पावर एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसकी जो गेट कंट्रोल है वो इतना इफिशिएंट नहीं है। लेकिन इसकी जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास इफिशिएंट है तो हम इसको हाई पावर एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं।
फिर हमने पावर मॉसफेट स्टडी की। मॉसफेट हमारे पास इसमें से 3 टर्मिनल होते हैं, ड्रेन, सोर्स एंड गेट। इसको हम कंट्रोल करते हैं फ्रॉम द गेट। हम गेट पर पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं तो हमारे पास ड्रेन टू सोर्स करंट फ्लो करती है। अगर हमारे पास ड्रेन पॉजिटिव हो और सोर्स नेगेटिव हो तो हम जितना गेट वोल्टेज ज़्यादा करते जाएंगे उतना हमारे पास जो ड्रेन टू सोर्स करंट है वो हमारे पास ज़्यादा फ्लो करता जाएगा। अब अगर हम सोर्स को पॉजिटिव रख लें, ड्रेन को नेगेटिव रख लें और जो गेट है उसको नेगेटिव कर ले तो हमारे पास जो करंट है वो अनकंट्रोल हो जाएगा। तो इन द फॉरवर्ड स्टेट मीन कि अगर हम ड्रेन टू सोर्स करंट फ्लो करिए तो उस करंट की फ्लो को हम कंट्रोल कर सकते हैं फ्रॉम द गेट। लेकिन अगर हमारे पास करंट फ्लो करिए फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन तो हमारे पास जो करंट है वो अनकंट्रोल हो जाएगा। तो मीन कि हमारे पास जो मॉसफेट की कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक है वो जस्ट फॉरवर्ड में से है कि जब भी हम ड्रेन को पॉजिटिव रखते हैं और सोर्स को नेगेटिव रखते हैं। इन द वीक 5 हमने डिस्कस कर लिया डायएक। डायएक हमारे पास था डाई अल्टरनेटिंग करंट। ये हमारे पास 2 डायोड्स एंटी पैरेलल कनेक्ट होते हैं। 2 डायोड हमारे पास एंटी पैरेलल कनेक्ट होते हैं और नॉर्मली हमारे पास ये पॉजिटिव साइकिल को भी लव करती है और नेगेटिव साइकिल को भी लव करती है। बिकॉज इन द फॉर द पॉजिटिव साइकिल एक डायोड फॉरवर्ड बायस होती है और फॉर द नेगेटिव साइकिल दूसरी डायोड जो है जो एंटी पैरेलल कनेक्ट होती है वो हमारे पास फॉरवर्ड बायस होती है। इसको हम नॉर्मली जो है ट्रायक के गेट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बिकॉज ट्रायक की गेट पर हम पॉजिटिव पल्स भी दे सकते हैं और नेगेटिव गेट पल्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ट्रायक को हम कहते हैं ट्राई अल्टरनेटिंग करंट। ये हमारे पास 2 थायरिस्टर एंटी पैरेलल जब कनेक्ट हो जाते हैं और इसकी गेट को हम कॉमन कर लेते हैं तो उसको हम ट्रायक कहते हैं। ट्रायक में हमारे पास 3 टर्मिनल होते हैं, एक को हम A1 A2 और एक को हम कहते हैं और दूसरा हमारे पास होता है गेट। तो गेट हमारे पास क्या होता है, गेट हमारे पास उससे हम इसको कंट्रोल करते हैं। ट्रायक को ऑन करने के लिए हम पॉजिटिव गेट पल्स भी दे सकते हैं और नेगेटिव गेट पल्स भी दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, नेगेटिव गेट पल्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं ट्रायक को ऑन करने के लिए। फिर IBGT था इंसुलेटेड गेट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। हमारे पास जो मॉसफेट है उसको हम हाई पावर एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन उसकी जो गेट कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास इफिशिएंट थे। जो ट्रांजिस्टर है वो हम उसको हाई पावर एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी जो गेट कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास इफिशिएंट नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम इस तरह करते हैं कि हम ट्रांजिस्टर की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक और मॉसफेट की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को कंबाइन कर लेते हैं और इसे हम IBGT बना लेते हैं। तो IBGT में हमारे पास 3 टर्मिनल होते हैं, गेट, कलेक्टर एंड एमिटर। इसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास ट्रांजिस्टर की तरह होती है और इसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास मॉसफेट की तरह हो जाती है। फिर हमने रेक्टिफायर स्टार्ट कर ली। हमारे पास यहाँ पर जो थी सेमीकंडक्टर डिवाइस ख़त्म हो जाते हैं, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है कि इनको हम कहाँ कहाँ पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसकी एप्लीकेशन को किस तरह हम स्टडी आउट कर सकते हैं। सो नॉर्मली अगर हम देखें हमारे पास रेक्टिफायर 2 टाइप्स के होते हैं, एक को हम हाफ वेव कहते हैं, एक को हम फुल वेव कहते हैं। अब हाफ और फुल वेव या इसमें से हमारे पास रेक्टिफायर 2 टाइप्स के नीज के हमारे पास इसमें से एक कंट्रोल रेक्टिफायर होते हैं और एक हमारे पास अनकंट्रोल रेक्टिफायर होते हैं। कंट्रोल रेक्टिफायर हमारे पास वो है जिसमें हमारे पास थायरिस्टर इस्तेमाल होते हैं और अनकंट्रोल हमारे पास वो रेक्टिफायर है जिसमें हमारे पास डायोड्स इस्तेमाल होते हैं। सो स्टार्ट में से हमने हाफ वेव अनकंट्रोल रेक्टिफायर स्टार्ट कर ली जिसमें हमारे पास डायोड इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस एंड विद द पावर सप्लाई, और ये जस्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल को अलाउ करती थी और नेगेटिव को ब्लॉक करती थी। फिर हमने फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर पढ़ लिया जिसमें हमारे पास 4 डायोड लगे होते थे और ये हमारे पास दोनों साइकिल को अलाउ करती थी, तो हमारे पास जो आउटपुट थी वो हमारे पास इफिशिएंट आती थी। इन द वीक 6 हमने क्या पढ़ा, इन द वीक 6 हमने फिर कंट्रोल रेक्टिफायर स्टार्ट कर ली। कंट्रोल रेक्टिफायर में हमारे पास मसला ये होता है कि इसमें हमारे पास थायरिस्टर लगे होते हैं, तो हमारे पास ये तब ऑन होती है जब भी हम थायरिस्टर की गेट पर पल्स देते हैं। तो हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर विद रेजिस्टिव लोड थी, फिर हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर विद इंडक्टिव लोड थी। तो हमारे पास जब लोड चेंज होगा तो उसकी वजह से हमारे पास आउटपुट वेवफॉर्म चेंज हो जाती है। हमारे पास जो कि पॉजिटिव और हमारे पास थोड़ी सी नेगेटिव वेवफॉर्म भी होती है वो आउटपुट पर आ जाती है, और वो नेगेटिव वेवफॉर्म पोर्शन जो होती है वो हमारे पास डिपेंड करती है इंडक्टर की वैल्यू पर। अगर हमारे पास इंडक्टर की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो तो हमारे पास मे भी ये नेगेटिव साइकिल फॉर द होल साइकिल रह जाए, लेकिन अगर उसकी वैल्यू हमारे पास कम हो तो मे भी हमारे पास वो शॉर्ट टाइम के लिए आ जाए। अब बाद एप्लीकेशन में हमारे पास नेगेटिव साइकिल रिक्वायर्ड होती है तो हम उसको जो है वो
एज्यूम कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पर हमें नेगेटिव साइकिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती और लोड इंडक्टिव होता है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको रिमूव करने के लिए एक फ्री व्हीलिंग डायोड या कम्यूटेटिंग डायोड लगाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाती है, वो नेगेटिव वेवफॉर्म ख़त्म हो जाती है। फिर हमारे पास था कंट्रोल रेक्टिफायर में, एक को हम कहते हैं फुली कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर, एक को हम कहते हैं हाफ कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर। फुली कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर में हमारे पास 4 थायरिस्टर लगे होते हैं। इसके हमने 3 टाइप्स कर ली, एक विद रेजिस्टिव लोड, एक विद रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव लोड, एक विद रेजिस्टिव इंडक्टिव एंड कम्यूटेटिंग डायोड और फ्री व्हीलिंग डायोड। तो इसकी जो आउटपुट होती है वो हमारे पास वही ब्रिज रेक्टिफायर की तरह होती है। लेकिन अगर हमारे पास लोड इंडक्टिव हो जाए तो हमारे पास थोड़ा सा नेगेटिव फॉर्म आएगा। अब उसको रिमूव करने के लिए हम फ्री व्हीलिंग डायोड लगा सकते हैं। लास्ट में से हमने फिर हाफ कंट्रोल पढ़ लिया। हाफ कंट्रोल में हमारे पास 2 थायरिस्टर लगे होते हैं और 2 डायोड लगे होते हैं। अब जो 2 थायरिस्टर हैं उसमें हमारे पास डिपेंड करता है कि अगर हमारे पास वो अपर पोर्शन में से है तो हम उसको कहते हैं सिमेट्रिकल, और अगर वो हमारे पास लेफ्ट साइड पर दोनों है तो उसको हम कहते हैं एसिमेट्रिकल कम्बिनेशन। तो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर्स हो जाते हैं। इसमें हमारे पास 2 थायरिस्टर और 2 डायोड्स लगे होते हैं। इसको हम इसकी जो आउटपुट होती है वो हमारे पास फिर वही सेम ब्रिज रेक्टिफायर की तरह आती है। लेकिन अगर हमारे पास लोड इंडक्टिव हो जाए तो फिर हमारे पास इसमें से नेगेटिव वेवफॉर्म्स भी आ जाते हैं। इसके बाद हमने थोड़े से एग्जांपल्स कर लिए रिलेटेड टू दिस, और यहाँ पर भी हमने ब्रिज और फुल रेक्टिफायर पर थोड़ी सी एग्जांपल की थी। सो वो एग्जांपल हो गए और ये टॉपिक हो गए, और इसके बाद हमने 2-3 एग्जांपल्स कर लिए थे। सो यहाँ तक हमारा जो मिड टर्म का कोर्स है वो कंप्लीट हो जाता है। एक असाइनमेंट भी अपलोड हो चुका है, तो काइंडली आप उसको भी सबमिट कर लें। और यहाँ तक आपका मिड टर्म का कोर्स है, अगर इसमें से आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं।